नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 24 मार्च 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोल बेड मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है जो कोयले के भंडार या कोयले की परतों में पाया जाता है। यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भी है। तो दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है कि सीएनजी के निष्कर्षण से भूमिगत कोयला खदानों में विस्फोट के खतरे कम हो जाते हैं। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है कोल बेड मीथेन में हाइड्रोजन सल्फाइड का उच्च स्तर पाया जाता है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि कोल बेड मीथेन में हाइड्रोजन सल्फाइड अनुपस्थित होता है। यही कारण है कोल बेड मीथेन को मीठी गैस के रूप में जाना जाता है, यानी इसे मीठी गैस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 और 2 सही है, अतः उत्तर सी होगा। इससे संबंधित पीआईबी में खबर आई हुई है, इसको हम इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। तो वर्तमान में कोल बेड मीथेन का उत्पादन देश में किसी भी कार्यरत परिचालन कोयला खदानों से नहीं होता। तो भारत सरकार ने कोयले के खनन से पहले कोयला युक्त क्षेत्रों से कोल बेड मीथेन निकालने के लिए 1997 में एक नीति तैयार की थी और कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये कोल बेड मीथेन होता क्या है। तो कोल बेड मीथेन कह सकते हैं कि कोल बेड से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस को कोल बेड मीथेन कहा जाता है, जिसे कोल सीम गैस, कोल माइन मीथेन और कोल बेड गैस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में माना जाता है, जिसने इसकी वर्तमान लोकप्रियता में योगदान दिया है। दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित हुआ है। दोस्तों, घरेलू गैस उत्पादन बढ़ने से इसका फायदा होगा। यह भूमिगत कोयला खदानों में होता है। दोस्तों, इस कोल बेड मीथेन के अगर उपयोग की बात करें तो यह सीमेंट, मेथेनॉल और अन्य उत्पादों के निर्माण में कार्यरत है। रोलिंग मिल और स्टील कंपनियां दोनों में इसका इस्तेमाल करती हैं। सीबीएम का उपयोग संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी ऑटो ईंधन के रूप में भी किया जाता है। यह उर्वरक के कच्चे माल के रूप में भी कार्य करता है। सीबीएम एक पर्यावरणीय रूप से लाभकारी स्रोत है जो बिजली के उत्पादन में कार्यरत है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में किसी भी फसल के लिए 2% तक का एक समान प्रीमियम देना होगा। तो दोस्तों, क्या यह कथन सत्य है? तो यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसकी बीमा किस्त होती है, इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसल के लिए 1.5% है। तो इस तरह से वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा की जो किस्त है वो 5% है। तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। कीटों का संक्रमण एवं चोरी जिससे किसानों को हानि होती है को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा कवर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ भी यह कथन असत्य हो जाता है। जैसे टिड्डी का आक्रमण, कीटों का संक्रमण इस पर तो होता है, लेकिन चोरी जिससे किसानों को हानि होती है इस पर यह कवर नहीं किया जाता है। तो ऐसे में दोनों कथन असत्य, अतः आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कोई नहीं, यह सही है। तो इससे संबंधित जो खबर आई हुई है इसको भी हम पीआईबी से लिए हैं और यह इकोनॉमिक के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो यह जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से डीजी क्लेम की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नई दिल्ली के कृषि भवन में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डिजिटल दावा निपटारा मॉड्यूल डीजी क्लेम की शुरुआत की है। तो मॉड्यूल की शुरुआत
के 7 दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिससे 6 राज्यों से संबंधित किसानों को लाभ होगा। दोस्तों, डिजी क्लेम मॉड्यूल की शुरुआत के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में बीमाकृत किसानों को 23 मार्च 2023 को कुल 1260.35 करोड़ रुपए के बीमा दावों का वितरण एक बटन के क्लिक के साथ किया गया, और जब कभी दावे जारी किए जाएंगे तो यह प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पंजाब विथ स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज साइनिंग एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यह कह सकते हैं कि सहकारी संघवाद का यह एक चमकता उदाहरण है आंध्र प्रदेश और पंजाब का इस योजना के तहत शामिल होना। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि यह योजना की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी, और इस योजना की शुरुआत देश में किसानों को न्यूनतम और समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। और दोस्तों, इस योजना के माध्यम से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा से सुमेलित हैं? सीखो और कमाओ, 18 से 25 आयु वर्ग की अल्पसंख्यक महिलाओं के कौशल का उन्नयन। दोस्तों, क्या यह सुमेलित है? तो यह असत्य हो जाता है, क्योंकि जो सीखो और कमाओ योजना है, इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसमें देश के अल्पसंख्यकों, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए योग्यता की अगर बात करें तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदनकर्ता की आयु कम से कम 14 वर्ष, यहाँ पर क्या दिया गया है 18 वर्ष, तो 14 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर 18 से 25 दिया है, ऐसे में यह कथन असत्य हो जाता है। और दोस्तों, यह अल्पसंख्यकों के लिए है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है उस्ताद, यानी USTTAD, इसका मतलब क्या हुआ? अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स ड्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए पारंपरिक कलाओं, शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन। तो यह अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। इस योजना को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और यह योजना पूरे भारत में लागू है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक शिल्प कलाओं की विरासत को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। शिल्पकारों, कारीगरों में क्षमता निर्माण कर उनके पारंपरिक कौशल को वैश्विक बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाना है। तो इस तरह से यह दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है नया सवेरा योजना। तो नया सवेरा योजना की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यह जो है मुफ्त कोचिंग, यह भी कथन एकदम सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह विशेष कोचिंग के माध्यम से सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी जैसे 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों, उम्मीदवारों की सहायता के लिए नया सवेरा योजना शुरुआत की गई है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और रेलवे सहित केंद्र और राज्य सरकारों के तहत ग्रुप ए, बी और सी सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों में भर्ती के तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए यह योजना पूरे देश में सूचीबद्ध की गई है और इस तरह से इसको लागू की गई है। तो ऐसे में दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, अतः उत्तर क्या होगा? बी होगा। इससे संबंधित भी खबर देख सकते हैं, PIB में आई हुई है, इसको हम सोशल इशू के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नया सवेरा स्कीम और हमारी धरोहर स्कीम। तो भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत संरक्षित करने के लिए हमारी धरोहर स्कीम योजना तैयार की गई है और यह योजना भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत अल्पसंख्यकों के समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रदान करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं नया सवेरा स्कीम। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? भारत ने सभी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, यहाँ पर ये कथन देखिए, यहाँ दिया है सभी, यही वजह से यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि भारत ने चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा कथन है कि केंद्र की ओर से इस प्रतिबंध की निगरानी CPCB द्वारा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा की जाएगी, जो केंद्र को नियमित रूप से रिपोर्ट
करेंगे। तो दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडित किया जा सकता है। दोस्तों इसमें यह भी प्रावधान है, अतः दूसरा और तीसरा दोनों सही है, उत्तर बी होगा। इससे संबंधित भी पीआईबी में खबर आई हुई है, इसको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जोड़ सकते हैं। दोस्तों इसमें सर्वप्रथम आपके लिए जानना आवश्यक है कि सिंगल प्लास्टिक यूज होता क्या है। तो दोस्तों प्लास्टिक की ऐसी वस्तुएं जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। आमतौर पर इनका उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। इनमें किराना बैग, खाद्य पैकेजिंग, सिगरेट बट्स, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के ढक्कन, स्ट्रॉ, प्लास्टिक के कंटेनर, कप और कटलरी का सामान शामिल है। तो अधिकांश प्लास्टिक नष्ट होने वाले या बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसके बजाय वह धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक की भी समस्या धीरे धीरे देखने को मिल रही है। भारत में देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही हरिद्वार के जो गंगा नदी क्षेत्र है उसमें माइक्रो प्लास्टिक के अवशेष दिखाई दिए। तो एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से पर्यावरण अव्यवस्थित होता है, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को भी भारी प्रभाव पड़ता है। इसी से संबंधित यह आज पीआईबी में दिया गया है कि सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाती है। और दोस्तों 31 दिसंबर से तो यह पूर्णतः प्रतिबंध की बात की गई है। तो इस तरह से देश में चिन्हित एकल, देखिए यहाँ पर नहीं, सभी नहीं, देश में चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रतिबंध की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्य कर रहे हैं। जैसे व्यापक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड, सिंगल कचरे के उन्मूलन पर अनुपालन के लिए सीपीसीबी निगरानी मॉड्यूल प्लास्टिक का उपयोग करें। इसी तरह से सीपीसीबी शिकायत निवारण ऐप भी है। अब बढ़ते हैं 2008 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। एक तरफ जलप्रपात दिया गया है, एक तरफ नदी दिया गया है। तो कपिल धारा जलप्रपात क्या गोदावरी नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात सारावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी। तो ऐसे में पहला तो असत्य हो जाता है। दूसरा है जोग जलप्रपात। दोस्तों शारावती नदी कहाँ? कर्नाटक में बहती है, यहीं पर जोग जलप्रपात अवस्थित है। इसे गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। शारावती नदी पर स्थित है और शारावती नदी पर ही विश्वेश्वरैया आयरन स्टील इंडस्ट्री भी स्थापित की गई है। तीसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और यह देख सकते हैं कुर्ग जिले से, तो इसी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि शारावती नदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी। और बात की जाए गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रयंबक पठार से निकलती है और इस पर कपिल धारा जलप्रपात नहीं है। तो इस तरह से 2 और 3 कथन सही है, उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम पर्वतमाला कार्यक्रम की बात करेंगे। यह पीआईबी से ही लिया गया है। इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत डाला जा सकता है, पेपर 3 के अंतर्गत। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर्वतमाला प्रोग्राम के बारे में कि 8 प्रोजेक्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोपवे अंडर पर्वतमाला प्रोग्राम। तो यह देख सकते हैं कि पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत रोपवे के कार्यान्वयन के लिए 8 परियोजनाओं के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन पूरा किया गया है। और दोस्तों इसे राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड देश में रोपवे के कार्यान्वयन के लिए MORT&S यानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह NHAI के 100% स्वामित्व वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल को अनिवार्य किया गया है। और विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं की सूची के आधार पर आज यानी 8 परियोजनाओं के विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह विभिन्न राज्यों में यह परियोजनाएं हैं, वह कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पहला है रोपवे वाराणसी कैंट टू गोदौलिया चौक, यह उत्तर प्रदेश में है, 3.850 किलोमीटर का है। तो इसको जो है पुरस्कृत भी किया गया है। दूसरा है गौरी कुंड केदारनाथ, उत्तराखंड में है, 9.7 किलोमीटर का। इसी तरह से गोविंद घाट घांगरिया हेमकुंड साहिब, ये भी उत्तराखंड में है। इसी तरह से रेलवे स्टेशन टू महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन, यह मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से फूलबाग स्क्वायर टू ग्वालियर फोर्ट, यह भी मध्य प्रदेश में है। नेचर्स पार्क मोहल टू बिजली महादेव टेम्पल कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह से रनसू बस स्टैंड टू शिवखोरी केव,
जम्मू एंड कश्मीर में है। इसी तरह से ढोसी हिल जो कि नारनौल में है, याद रखेंगे, तो यह 0.880 किलोमीटर की है। इस तरह से इन 8 परियोजनाओं का विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा किया गया है। अब दोस्तों बात आती है कि पर्वतमाला परियोजना क्या है। इसे हमारे केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला की घोषणा की थी और इस तरह से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर स्थायी पारिस्थितिक विकल्प के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया है और इस तरह से 8 परियोजनाएं शुरू किए जाने का लक्ष्य था, जिसके बारे में यह खबर आई हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या महत्व है, इससे क्या लाभ है। तो यह देख सकते हैं इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसको कह सकते हैं कि अधिक किफायती परिवहन साधन, यानी समतल भूमि पर रोपवे की लागत नैरो गेज रेल मार्ग के साथ प्रतिस्पर्धी है, जबकि पहाड़ों में रोपवे कहीं बेहतर सिद्ध होते हैं। साथ ही सड़क मार्ग की तुलना में प्रति किलोमीटर रोपवे की निर्माण लागत अधिक होने के बावजूद यह अधिक किफायती होते हैं। इसी तरह से द्रुत गति के परिवहन साधन, ये हवाई माध्यम के कारण तीव्र एवं द्रुत गति के परिवहन साधन उपलब्ध कराते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का एक साथ परिवहन किया जा सकता है। ये पर्यावरण के अनुकूल है। यह पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन है जिनसे धूल कणों का कम उत्सर्जन होता है। इसके अतिरिक्त रोपवे परियोजनाएं 6000 से 8000 यात्रियों को प्रति घंटे ले जाने में सक्षम है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह आदर्श परिवहन साधन होती हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, तो यह इसके महत्व हैं। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताएं। दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है USTTAD, यानी अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट ड्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी और यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।